हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ प्रियांशु कुमार और मैं आज जीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेगूसराय की ओर से आप लोगों के बीच आया हूं कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जब हम लोग हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे पास कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति है ना, उनके लिए बिहार सरकार ने एक स्कीम लाया है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि जो हायर एजुकेशन होते हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए बिहार सरकार ने क्या लोन का सुविधा दिया है हम बिहार वालों के लिए। ठीक है, आज का जो ये हमारा वीडियो होगा फुल ऑफ ये होगा कि व्हाट इज बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मतलब जो हमारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सिस्टम है, ये स्कीम है, वो क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और क्या है, हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब जो हमारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है उसमें अप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, और उसमें कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का पूरा प्रोसीजर हम लोग देखेंगे अभी आगे। और क्या है, हु इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, मतलब उस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कौन लोग जो है सो एलिजिबल हैं, कौन उसके योग्य हैं। ठीक है, हाउ इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू स्टडी इन बिहार, मतलब जो ये स्कीम है वो बिहार के बच्चों को कैसे मदद करता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं वो कैसे जो है सो अपनी हायर एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, और क्या है, व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट एंड रीपेमेंट प्रोसेस, मतलब सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर आप लोन ले रहे हैं, चाहे बैंक हो, गवर्नमेंट हो, जो भी आपको लोन दे रही है, तो कुछ ना कुछ वो आपसे एक्स्ट्रा लेगी, वो इंटरेस्ट। तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो लोन लेते हैं उससे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो हम लोग कितना पे करने वाले हैं, और उसका रीपेमेंट का प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग रीपेमेंट करेंगे आगे चल के। ठीक है, एंड व्हेन डू आई स्टार्ट रीपेमेंट, मतलब कब हम लोग को रीपेमेंट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, और क्या देखेंगे हम लोग, व्हाट हैपेंस इफ यू डिडंट हैव एनी जॉब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स अंटिल 1 to 3 years, मतलब मान लीजिए आपने बिहार सरकार से लोन लिया, आपका कोर्स कंप्लीट हुआ और फिर जो है सो आपको जॉब नहीं मिला, तो आप कैसे रिपेमेंट करेंगे या उसका क्या प्रोसीजर होगा उस टाइम पे, हम वो चीज़ भी आज जानेंगे। और क्या है हमारा, व्हाट शुड यू डू, अगर आपको जॉब नहीं मिलता है 1 से 3 साल तक आपके कोर्स के कंप्लीट होने के बाद, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज आज हम लोग ये पूरा डाउट्स जो आपके मन में है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेके, उसके बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, व्हाट इज बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, मतलब इसको हम लोग BSCC स्कीम या योजना के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, द बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मतलब BSCC स्कीम, आल्सो नोन एज द पार्ट ऑफ मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, मतलब जो हमारा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना वाला जो है ना, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, उसके अंडर में क्या है, 7 निश्चय इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जो बिहार सरकार है उसके द्वारा 7 निश्चय योजना लॉन्च किया गया था या जारी किया गया। ठीक है, कब जारी किया गया, 2 अक्टूबर 2016 में, मतलब 2 अक्टूबर 2016 को 7 निश्चय योजना आया और उसके अंतर्गत जो है सो क्या हुआ, प्रोवाइड अफोर्डेबल एजुकेशन लोन टू स्टूडेंट्स परसुइंग हायर एजुकेशन, कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब विद्यार्थी हैं बिहार के, उनके हायर एजुकेशन के लिए, उनके ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है और डिप्लोमा के लिए, तो बहुत सारे कोर्सेज है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा कि आप जो है सो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के मदद से कौन कौन सा डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हो, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और क्या है, द चिल्ड्रन इन बिहार हु आर इंटरेस्टेड इन हायर एजुकेशन बट कैन नॉट परस्यू इट बिकॉज ऑफ फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो बिहार के बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से जो है सो उनकी अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वो हायर एजुकेशन जो बहुत सारे हैं वो नहीं ले पाते हैं, तो बिहार गवर्नमेंट ने ये स्कीम दिया है कि उन बच्चों को, वैसे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को हम लोग पैसा देंगे एज अ लोन। ठीक है, और फिर वो उस पैसे का यूज करके वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं आगे। ठीक, और क्या, कंप्लीट देयर हायर एजुकेशन बाय गेटिंग अ लोन एट लो इंटरेस्ट रेट, मतलब जो हमारा BSCC स्कीम है, BSCC योजना है, उसके अंतर्गत क्या है, बहुत कम मिनिमम अमाउंट में जो है सो आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है और आपको एक अच्छे अमाउंट में जो है सो आपके पढ़ाई के लिए बिहार सरकार आपको पैसा मुहैया करवाती है। ठीक है ना, और सेम वही चीज है, अब हम लोग देखेंगे हमारा बेनिफिट्स ऑफ BSCC स्कीम,
जो हमारा क्रेडिट कार्ड योजना जो है उसका स्कीम का हम लोग बेनिफिट देखेंगे, क्या बेनिफिट्स हैं बिहार में। मतलब उसका जो लोन अमाउंट है, सबसे बड़ा तो ये चीज है ना कि आपको कितना पैसा मिलेगा इस स्कीम के तहत, है ना। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है आपके हायर एजुकेशन के लिए। तो अप टू 4 लाख टू सपोर्ट हायर एजुकेशन, मतलब इसमें अधिकतम सीमा जो है वो 4 लाख रुपए आपको मिलेगा लोन, ठीक है। और क्या आप कम भी ले सकते हैं, वो आपके कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन्स मिलेगा और किस किस चीज के लिए लोन मिल सकता है आपको, इंक्लूडिंग ट्यूशन, आपका जो कॉलेज फीस होगा, बुक्स लेना है, लैपटॉप्स, हॉस्टल और रेंटेड अकोमोडेशन, कहीं आप अगर रेंट लेके रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो, लैपटॉप लेना है, तो इस चीज के लिए भी जो है सो आपको उस लोन के पैसा का आप लोग यूज कर सकते हो, उसके लिए भी लोन मिल सकता है, ठीक है। और क्या, अदर कोर्सेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, मतलब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि आपको वो पैसा उसी जगह पे यूज करना है जो आपके कोर्स से रिलेटेड चीज होगा, चाहे आपके पढ़ाई से रिलेटेड चीज होगा, ठीक है। और क्या है, मतलब सेम वही चीज है कि 4 लाख तक का आपको लोन मिलेगा, उसमें ऋण राशि 4 लाख है और उसमें इंटरेस्ट आपको बहुत कम लगता है। अब इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम पैसा ले लिए और मुझे यही नहीं पता है कि बाद में हमको कितना रिटर्न करना है, क्या इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट रेट इसमें क्या है, 1% एनम, मतलब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, 1% वार्षिक ब्याज के दर से इसमें लगता है। किन के लिए, लड़कियों के लिए, जो लड़कियां हैं और जो हमारा लड़कियां हैं, ट्रांसजेंडर हैं और हमारा पर्सन विथ डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो होते हैं, मतलब जो दिव्यांग हैं या जो लड़कियां हैं और जो मतलब ट्रांसजेंडर है, ठीक है, उनके लिए जो इंटरेस्ट रेट है इस स्कीम में कितना है, 1% पर एनम, ठीक है। और जो हम लड़के हैं उनके लिए कितना इंटरेस्ट रेट है, 4% पर एनम, ठीक है। 4% लड़कों के लिए और 1% लड़कियां, ट्रांसजेंडर और डिसेबल्स के लिए, ठीक है। चलिए, और क्या है हमारा इसमें, द टर्म में एक्सटेंडेड अप टू 4 to 7 years डिपेंडिंग अपॉन डिस्टर्मेंट टाइम लाइन्स, मतलब जो हमारा टाइम लाइन्स है ना, जो पैसा रिटर्न करने का गवर्नमेंट को, वो कितना तक का है, मतलब 5 to 7 years तक वो एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। एज द लोन अमाउंट पे वो डिपेंड करेगा हमारा कि टाइम पीरियड कितना होगा उसमें। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा स्कीम है ना, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएससीसी स्कीम के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब जो हमारा बिहार गवर्नमेंट है वो किसको लोन देंगे, वो लोन लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो पहला है उसका फर्स्ट पॉइंट कि मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, जो हमारे आवेदक हैं जिनको लोन चाहिए है जिस स्टूडेंट को, वो बिहार का अस्थायी नागरिक होना चाहिए। और क्या है, मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th, मतलब अगर आपको हायर एजुकेशन करना है तो ये तो अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं कि आपको पहले तो कम से कम क्लास 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, कहाँ से पास होना चाहिए, तो वो बिहार बोर्ड हो या आइदर सीबीएसई या आईसीएसई, ठीक है। और कौन सा है वैकल्पिक बोर्ड, कौन कौन से आप 12th या समकक्ष डिग्री लेने के बाद होना चाहिए, कौन सा है, नेशनल ओपन स्कूल, एनआईओएस और बीबॉस, ठीक है। जो ओपन स्कूल है हमारा, वहां से भी अगर आपका 12th है तो आप आगे हायर एजुकेशन के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है हमारा, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स द मैक्सिमम एलिजिबिलिटी एज मे बी एक्सटेंडेड अप टू 30 years। जो हमारा ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन का जो कोर्स है ना, यूजी वाले जितने भी कोर्सेज हैं, उस कोर्सेज में अगर आपको चाहिए है लोन तो उसके लिए आपका एज लिमिट 25 होना चाहिए। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लोन चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है सो आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, अप टू 30 years, मतलब 30 साल से कम तक होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। और अंडर ग्रेजुएशन के लिए 25 years, ठीक है। अब जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीएससीसी स्कीम के लिए, और क्या है उसमें, मस्ट बी एडमिटेड टू आवर इनरोल्ड इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ बीएससीसी स्कीम, मतलब आपको वैसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना पड़ेगा जो हमारा बीएससीसी स्कीम के अंदर जो है सो रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। आपको सबसे पहले अभी आगे आपको बताएंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो बीएससीसी स्कीम के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, ठीक है, वो चीज आपको पहले पता कर लेना है। और क्या है, अप्लीकेंट शुड नॉट ऑलरेडी बाय रिसीविंग एनी सिमिलर फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब आपको जो है सो अगर आप बीएससीसी स्कीम के तहत आप अगर लोन चाहते हैं, आपको उस ड्यूरिंग में कोई भी दूसरा लोन नहीं लेना है, ठीक है। कोई भी दूसरा एजुकेशन लोन या कोई स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रहा है तो आप उस चीज का फायदा नहीं उठाइएगा, ठीक है।
और क्या है ना, लाइक स्कॉलरशिप और अदर एजुकेशन लोन आपको नहीं लेना है उस टाइम पे। द स्कीम कवर्स जनरल, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज। इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, जनरल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स और टेक्निकल कोर्स, ठीक है। तो वो सारे कोर्सेज के तहत आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हो। नेक्स्ट ये देखिए, ये हमारा जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र जो DRCC बेगूसराय है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। आप लोकेशन इसका देख सकते हैं गूगल वगैरह पे। और क्या है हमारा नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर DRCC। अब देखिए, जो हम लोग लोन चाहिए तो उसके लिए हर जिला में बिहार सरकार के द्वारा एक जो हमारा DRCC है वो क्या है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास में एक DRCC ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब बनाया गया है, ठीक है। और क्या है उसमें, फील्ड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो हमारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले फिल करते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं लोन के लिए। और क्या है, क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, जो हमारा क्लास 12th आपने पास किया है उसका मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री जो आता है ना आपका, वो चीज उसमें नीड है आपके एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एडमिशन प्रूफ कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसका कॉलेज आपको प्रूफ देता है। और क्या है, अप्रूव्ड कोर्स फी स्ट्रक्चर, जो आपका फीस स्ट्रक्चर है ना वो भी आपके कॉलेज के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे लगेगा, ठीक है। और क्या चाहिए, बोनाफाइड लेटर आपको कॉलेज से मिलेगा विथ फी शेड्यूल या फी स्ट्रक्चर आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगा। और क्या चीज चाहिए, आधार कार्ड, जो एप्लीकेंट हैं और जो आपके पेरेंट्स है को एप्लीकेंट्स, उन दोनों लोगों का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। और क्या चाहिए है, फैमिली इनकम, मतलब आपका जो पारिवारिक इनकम है ना वार्षिक, वो चाहिए है। और क्या, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। और क्या, लास्ट 2 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हो या आपके गार्जियन फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का 2 साल का लास्ट ये चाहिए होता है। मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप दे भी सकते हो, नहीं देना तो नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। और क्या चीज चाहिए उसमें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, वोटर ID कार्ड चाहिए या पासपोर्ट, इसमें से कोई एक जो है सो आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स में लगाना होता है, ठीक। और क्या चाहिए है, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, मतलब जो पासबुक आप उसमें दोगे ना, पासबुक का फ्रंट पेज, उस पर IFSC कोड, बैंक अकाउंट वगैरह सब डिटेल होना चाहिए। और जो है उसमें लास्ट 6 महीने का बैंक का मतलब ट्रांजैक्शन जो है, स्टेटमेंट जो है वो उसमें कंटेन होना चाहिए, ठीक है। और उसमें एक चीज और क्या है, अगर आपका नया बैंक अकाउंट है तो ये चीज उसमें नहीं भी दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगे आपके, ठीक है। और क्या, आपका फोटोग्राफ किसके, आवेदक और सह आवेदक, मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो तो आपका भी फोटो लगेगा और जो आपके गार्जियन है उनका भी फोटो लगेगा, ठीक है। और क्या चीज चाहिए, स्कॉलरशिप लेटर इफ अप्लीकेबल, अगर आप कोई दूसरा भी स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है किसी भी संस्था या किसी भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट या किसी की तरफ से, तो उस स्कॉलरशिप लेटर का भी जो है सो एक जेरोक्स आपको उसमें लगेगा, एक कॉपी उसमें लगाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको DRCC में सबमिट करना पड़ता है और आपको ऑनलाइन अपलोड भी करना पड़ता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हो, ठीक है। जब आप DRCC के वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको पहला इंटरफेस जो है ऐसा कुछ दिखेगा और वहां पे क्या होगा, आपको यहाँ एक जैसे न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का है ना, तो वहां पे आपको जाके क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस खुल के मिलेगा जहां पे आपको जो है सो नया रजिस्ट्रेशन अपना अकाउंट वगैरह बनाना है, ठीक है। आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और ये सारी चीज भरने के बाद आप अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सेंड OTP का ऑप्शन है, आप OTP सेंड करोगे, OTP आएगा मोबाइल पे, आप OTP डालोगे, ईमेल ID पे अगर OTP आता है उसको फिल करोगे, ठीक है। ये आपको उसके बाद क्या आपका वहां से रजिस्टर। और देखिए इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका आधार कार्ड और आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपका जो सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल डिग्री या मार्कशीट, उसके ऊपर अगर नाम डिफरेंट है या डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है तो उसके लिए आपको क्या है कि जल्द से जल्द उस चीज को
ठीक कराना पड़ेगा, आइदर कि आप अपने बोर्ड से या आधार कार्ड में आप जाके दोनों को एक समान करके रखना है, या ऑन द टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो DRCC है वो आपसे एक एफिडेविट जो है सो डिमांड कर सकता है, ठीक है। और क्या है हमारा नेक्स्ट, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर आप प्रोसेस देखिए कि इसमें स्टेजेस बना के हम लोग बात करेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि प्रिपरेशन एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, प्रिपेयर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक देख लेते हैं हम लोग पहले कि फील्ड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, पहले हम लोग ऑनलाइन जो है सो फॉर्म फिल करते हैं। फिर क्या है उसमें आधार कार्ड ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट, मतलब आपका जो स्टूडेंट है और जो स्टूडेंट के गार्जियन है उनका आधार कार्ड, और क्या है पेन कार्ड कॉपीज स्टूडेंट और उसके गार्जियन का, क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मीन्स प्रोविजनल डिग्री, ठीक है। और क्या चाहिए स्कॉलरशिप लेटर, अगर आपके पास कोई दूसरा स्कॉलरशिप मिल रहा है तो उसका, और अप्रूव्ड कोर्स स्ट्रक्चर, जो आपको फी स्ट्रक्चर है ना वो आपको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको उसमें सबमिट करना है। प्रूफ ऑफ एडमिशन कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है उसका कोई प्रूफ, और फी शेड्यूल कि मतलब कब कितना, मतलब अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज है तो ईयर वाइज, तो वो कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आपको फीस शेड्यूल भी बताना पड़ेगा उसमें। और क्या है 2 फोटोग्राफ्स ईच, मतलब स्टूडेंट और उसका पेरेंट्स दोनों का 2-2 फोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज वो चाहिए होगा। और क्या इनकम सर्टिफिकेट, मतलब जो आपका आय प्रमाण पत्र होता है वो, और लास्ट 2 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फिल करते हैं तो ये ऑप्शनल है, तो आप उसमें लगा सकते हैं, आइदर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। और क्या है लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, मतलब आपका लास्ट 6 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो चीज भी चाहिए इसमें, या अगर आपका नया अकाउंट है तो वो आप नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, जो आपका रेसिडेंशियल प्रूफ है वो चाहिए। कौन कौन सा, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक आपको लगाना होता है। और टैक्स रिसिप्ट ये भी ऑप्शनल है। और क्या है ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इनिशिएट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब कहाँ पर रजिस्ट्रेशन, DRCC में है ना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं www.7निश्चय युवा उपमिशन क्या है और .bihar.gov.in, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आपको अप्लाई करना है। फिर वहां पे आपको क्या मिलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, वो जो मैंने आपको पहला इंटरफेस बताया था, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको फिर क्रिएट अकाउंट, मतलब अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अपना नाम क्या क्या वहां पे इंटर करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद जो उसमें कैप्चा है वो फिल करके सेंड OTP आपको करना है, तो आपके फोन और आपके ईमेल आईडी पे OTP आ जाएगा, ठीक है। फिर कुछ आपको ऐसा इंटरफेस वहां पे दिखेगा, उसमें आपको फिर जो है अपना नाम वगैरह ये सब फिल करना है, OTP वगैरह देके, और क्या करना है, थर्ड स्टेप होगा हमारा वेरीफाई अकाउंट। जो अकाउंट हमने बनाया है उस अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, हम लोग इंटर करेंगे हमारा OTP, जो OTP हमारा SMS के थ्रू और मेल के थ्रू हमको मिला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंफर्म योर डिटेल्स ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन, मतलब अगला जो इंटरफेस खुलेगा उसके ऊपर आपको सारा डिटेल्स जो है सो फिर से कंफर्म करना पड़ेगा। और फिर क्या है, अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन अ यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू यू, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो ईमेल आईडी होगा, उसके ऊपर आपको यूजर नेम और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा DRCC के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्टेज 2 पे हम लोग आएंगे। स्टेज 1 में आपने समझ गया कि आपको पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट को वेरीफाई करना है, और आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आपके ईमेल आईडी पे। फिर उसके बाद स्टेज 2 में क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, मतलब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिर फिल करना है। जब पहले आप अकाउंट बना लोगे, अकाउंट बनाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, तो अब पहले क्या करोगे, आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद उसमें क्या है, आपको रिटर्न टू होम पेज एंड लॉग इन विथ द प्रोवाइडेड सेंडिमेंट्स, ठीक है, सेडेंशियल। आपको क्या है कि जब आप उसमें दोबारा से लॉगिन करने जाओगे ना, तो आपको वहां पे पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर पर्सनल इंफॉर्मेशंस, लॉग इन विथ योर न्यू पासवर्ड,
आप पासवर्ड चेंज कर लोगे। जो आपका पहला पासवर्ड जो आपको मिला होगा ना DRCC की तरफ से, उस पासवर्ड को चेंज करके आप इमीडिएट चेंज करोगे और अपना एक नया पासवर्ड वहां क्रिएट करोगे, ठीक है। उसके बाद और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, न्यू पासवर्ड बनाने के बाद हमारा जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन पेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या रिव्यू करेंगे और सबमिट कर देंगे। जो हमने इंफॉर्मेशन फिल किया है उसको फिर से एक बार देख लेंगे रिव्यू करके, फिर उसको सबमिट कर देंगे। कंफर्म डिटेल्स आर करेक्ट, मतलब एक बार रिव्यू में देख लेंगे कि जो हमने डिटेल्स फिल किया है, अपना नाम, गार्जियन का नाम, एड्रेस वगैरह, वो सारा चीज हमारा सही है या नहीं है। तो अगर उस समय देख के रिव्यू करके अगर करेक्ट करना होगा करेक्ट करके फिर उसको सबमिट कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा आप ये देखते हैं कि जो आपका कॉलेज है वो DRCC के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है। तो वो देखने के लिए क्या है कि जब आप 7 निश्चय योजना के वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो वहां से आपको एक कॉलेज लिस्ट दिखेगा, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। वहां पे जाके जब आप सर्च करते हैं ना, बिहार सर्च करेंगे स्टेट में, फिर डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय, और फिर यहाँ पे सर्च का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें आपको कॉलेज कोड डालना है 21859। ये हमारा कॉलेज कोड है 21859। उसमें आपको फिर ऐसा कुछ इंटरफेस वहां पे दिखेगा, अपना कॉलेज का नाम, GM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी, LNMU और UHSC, ठीक है। तो वो चीज आपको दिख जाएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और इंस्टीट्यूशन का जो ईमेल आईडी है, इंस्टीट्यूशन टाइप, और फिर आपको ये वैलिड है या नहीं है। तो जैसे स्टेटस का एक्टिव स्टेट में है तो वो चीज आपको वहां दिख जाएगा, मतलब जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो DRCC से अप्रूव्ड है। आपको यहाँ पे पढ़ने पे आपको लोन अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको पहले वेरीफाई कर लेना है किसी भी कॉलेज के बारे में। तो यहां आप फिर से आप देख सकते हैं हमारा जो कॉलेज कोड है 21859, ये चीज आप पहले जाके वेरीफाई कर लो और फिर आप कॉलेज विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि जो कोर्सेज है ना, आपको लिस्ट ऑफ कोर्सेज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां मिल जाएगा। वहां आपको अबाउट 40+ जो है सो कोर्सेज इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं, जिसमें आपको लोन मिल सकता है अप टू 4 लाख, ठीक है। फिर आपको स्कीम जब आप सेलेक्ट कर लोगे ना कि आपको कौन सा कोर्स करना है, जैसे B.Pharm अगर आपको करना है एज एग्जांपल, तो आप कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, कॉलेज कोड देख लिया आपने, कॉलेज कोड क्या था 21859। तो वो सेलेक्ट करने के बाद जब आप देख लोगे कि उस कॉलेज में स्कीम सेलेक्ट कर लिया, B.Pharm करना है, तो फिर क्या है, सेलेक्ट स्कीम एंड फिल BSCC फॉर्म। जो फॉर्म है BSCC फॉर्म वो आपको फिल करना है, उसमें स्कीम को सेलेक्ट करते हुए, B.Pharm स्कीम सेलेक्ट करते हुए। फिर क्या है, चेक क्लिक नेक्स्ट एंड सेलेक्ट BSCC फॉर्म, द स्कीम ड्रॉप अप मेन्यू। मतलब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो आपका ये खुले, जब आप उसमें स्कीम फिल कर दोगे तो फिर वहां नीचे अप्लाई का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वहां से अप्लाई पे क्लिक कर देना है और यू विल टू टेक अ मल्टी टैब फ्रॉम टू प्रोवाइड डिटेल्स इंफॉर्मेशन फॉर द लोन एप्लीकेशन। उसमें आपको डिफरेंट जो है सो एप्लीकेशन के, लोन एप्लीकेशन के लिए इंफॉर्मेशंस मांगे जाएंगी, तो वो सब चीज आपको वहां फिल कर देना है। द टैब इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है टैब में ये बताता हूं मैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट का। फिर क्या, को एप्लीकेंट डिटेल्स, वो भी आपको फाइनेंशियल इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर जैसे पापा हैं आपके गार्जियन में तो उनका डिटेल्स क्या है, वो क्या करते हैं, है ना। और उसके बाद डिटेल्स ऑफ स्क्रूटनिंग ऑफर्ड, और अगर है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। कोर्स एंड स्टडी डिटेल, ये मस्ट है कि जो कोर्स आप करने वाले हो और उसका डिटेल आपको उसमें देना है। और क्या है, लोन रिक्वेस्ट सेक्शन, उसका लोन रिक्वेस्ट सेक्शन आता है, वहां जाओगे आप। फिर प्रीफर्ड पेमेंट टर्म्स, मतलब आप कैसे उसको रीपे करोगे बाद में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या है, उसको सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे हम लोग कि बाद में फिर से एक बार रीवेरीफाई कर सके, उस चीज को मिला सके कि हमने सही फिल किया है या नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग सबमिट नहीं करेंगे। You can save your programs in each tab if you cannot complete the form in one sitting। अगर आप लोग एक बार में पूरा फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ड्राफ्ट के फॉर्म में सेव करके रख सकते हो, ताकि बाद में आप उसको फिर से रीवेरीफाई करके जो सो फिल कीजिए, ठीक। और फिर उसके बाद क्या है, हम लोग अपना फाइनल रिव्यू कर लेंगे और उसको
हमारे फॉर्म को हम लोग सबमिट कर देते हैं। ठीक है, उसमें क्या, आफ्टर फिलिंग ऑल टैब्स, मतलब सारे जो उसमें टैब्स आएंगे उसको फिल करने के बाद क्लिक द सबमिट बटन, सबमिट बटन नीचे शो करेगा, उसको हम लोग सबमिट कर देंगे। फिर क्या है, द सिस्टम विल शो अ प्रीव्यू ऑफ योर इंटायर एप्लीकेशन विथ अ वार्निंग दैट डिटेल्स कैन नॉट बी एडिटेड आफ्टर सबमिशन। जो आपको सिस्टम है ना, वो आपको एक इंटरफेस दिखाएगा कि वहां पे आपको फाइनल सबमिट का बटन होगा और आपको एक वार्निंग भी मिलेगा कि आप अपने जो डिटेल्स को सबमिट किए हो, फिल किए हो, उसको आप फिर से एक बार जो है सो प्रीव्यू कर लो, मतलब फिर से देख लो, क्योंकि उसके बाद आपको उसको एडिट करने का फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई ऑल इंफॉर्मेशन केयरफुली, अच्छे से आप पूरा इंफॉर्मेशन जो फिल किए हो उसको क्लैरिफाई कर लो, देख लो, और फिर क्लिक यस, यस का बटन आएगा, उसको क्लिक कर देना है टू फाइनल सबमिट, मतलब फाइनली वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। फिर क्या है, एन एक्नॉलेजमेंट पीडीएफ विल जनरेट, एक पीडीएफ जनरेट होगा आपके फॉर्म का, उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है और उसको सेव कर लेना है। और क्या, इट विल आल्सो ईमेल टू यू along with an SMS containing your registration ID। जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होगा ना, वो उसमें इंक्लूड करके आपको एक मेल भी आ जाएगा, कंफर्मेशन मेल, कि आपका जो फॉर्म है, जो लोन के लिए आपने अप्लाई किया है एप्लीकेशन फॉर्म, वो फाइनली सबमिट हो चुका है। ठीक है, और उसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी आपका मिल जाएगा। और फिर क्या है, स्टेज 3, 2 स्टेज हो गया। पहला स्टेज कि आपने आपका अकाउंट बनाया, दूसरे स्टेज में आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिया। अब तीसरा स्टेज क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट डीआरसीसी। जो जिस जिला के होंगे, जैसे बेगूसराय का कोई है, खगड़िया का कोई है, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में उनका अपना अपना डीआरसीसी ऑफिस होता है। तो जो बेगूसराय के बच्चे होंगे वो बेगूसराय डीआरसीसी ऑफिस में जाएंगे। तो वहां जाने के बाद क्या है, रिसीव अपॉइंटमेंट, वहां जाके आपको वहां से अपॉइंटमेंट लेना होता है। किस चीज के लिए, द डीआरसीसी, उसका फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स एंड कैरियर सेंटर। वहां पे मैनेजर होते हैं, मैनेजर विल शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर यू बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी। उनकी जो क्षमता होगी एक दिन में मीटिंग करने की, वो उस क्षमता के हिसाब से आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे। आप उस टाइम पे आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे ऑनलाइन सबमिट किया है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी लेके आपको डीआरसीसी जाना है। ठीक है, और क्या होगा, यू विल रिसीव द अपॉइंटमेंट डेट वाया एसएमएस या ईमेल। आपको अपॉइंटमेंट डेट जो है आपको एसएमएस या ईमेल के द्वारा मिल जाएगा कि कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। फिर आप क्या करोगे, विजिट डीआरसीसी, आप फिर डीआरसीसी जाओगे अपॉइंटमेंट लेने के बाद। फिर क्या, विजिट द डीआरसीसी ऑन द अलॉटेड डेट विथ सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपीज। जो भी आपने सॉफ्ट कॉपी अपडेट किया था या अपलोड किया था, उस सारे सॉफ्ट कॉपी का आपको हार्ड कॉपी प्रिंट करके उसको लेके जाना है। किस चीज के लिए, और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज वगैरह से मिले, वो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेके आप जाओगे कहां पे, डीआरसीसी ऑफिस। फिर क्या है, यू विल बी गिवन टू टोकन एट द गेट, मतलब जब आप गेट पे जाओगे डीआरसीसी ऑफिस गेट पे, तो आपको एक टोकन मिलेगा, उस टोकन को लेके आपको फिर अंदर जाना है। फिर क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे फाइनल स्टेप जो हमारा है क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहां पे एट योर टर्न सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द मल्टीपर्पस असिस्टेंट। वहां पे आपको एक MPA, क्या होता है, कौन होते हैं वो, मल्टीपर्पस असिस्टेंट, वो मिलेंगे। उनके पास आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपका सबमिट करना है। फिर क्या है, द MPA विल ऑथेंटिकेट यू वाया आधार, आधार के द्वारा वो आपको ऑथेंटिकेट करेंगे या आपका पहचान पत्र पहचानेंगे कि आप ही मतलब इंडिविजुअल पर्सन हो। और फिर क्या है, वेरीफाई योर डिटेल्स, जो MPA है वो आपके डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। स्कैन योर डॉक्यूमेंट्स, वो आपके डॉक्यूमेंट्स का जो हार्ड कॉपी आप लेके जाओगे उसको स्कैन करके अपने पास रखेंगे। कैप्चर योर फोटोग्राफ, आपका फोटोग्राफ लेंगे। और क्या होगा, ओपन सक्सेसफुली अपॉन सक्सेसफुली वेरिफिकेशन द मल्टीपर्पस असिस्टेंट विल गिव यू अ एक्नॉलेजमेंट स्लिप। आपको एक रिसीविंग जिसको बोलते हैं ना हम लोग, जो हमारे वहां पे जो आपको पर्सन मिलेंगे ना, जिनको आप डॉक्यूमेंट्स दोगे, MPA मल्टीपर्पस
असिस्टेंट वो आपको फिर एक्नॉलेजमेंट स्लिप बोलिए उसको या रिसीविंग बोलिए, वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे। फिर क्या होगा उसके बाद नेक्स्ट हमारा, उसके बाद क्या होगा हमारा स्टेज 4। स्टेज 4 में जब हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, पहले स्टेज में क्या किया, हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया, दूसरे स्टेज में हमने फॉर्म फिलअप किया, तीसरे स्टेज में क्या था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट देयर ऑन DRCC ऑफिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4th स्टेज हमारा क्या है, वहां पे अप्रूवल एंड सेक्शन, जो हमने अप्लाई किया है तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उसके लिए, लोन के लिए, वो क्या करेंगे, वहां पे जो हमारा मल्टीपर्पज असिस्टेंट था वो वेरीफाई करने के बाद हमारे लोन को अप्रूव करेंगे और लोन का जो पैसा होगा वो वहां से बैंक के पास जाके वो सेक्शन हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या प्रोसेस है, इंटरनल वेरिफिकेशन, कि वो लोग अपना इंटरनल वेरिफिकेशन करेंगे वहां पे। MPA जो था मल्टीपर्पज असिस्टेंट फॉरवर्ड्स द एप्लीकेशन टू द असिस्टेंट मैनेजर, जो वहां असिस्टेंट मैनेजर हैं उसको वो फॉरवर्ड करेगा और फॉर अ सेकेंड लेयर ऑफ वेरिफिकेशन, दोबारा से वेरिफिकेशन करने के लिए। और ठीक है, आफ्टर क्या, आफ्टर असिस्टेंट मैनेजर्स अप्रूवल द डाटा इज सेंट टू थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी। अब उसमें क्या होता है, तीसरा बार मतलब वेरिफिकेशन के लिए जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी है TPA, उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स जाता है कि आप इसको अच्छे से वेरीफाई करो। जो थर्ड पार्टी होता है वो फिर आपके बोर्ड से, जहां से आपने 12th किया है, उस चीज को वेरीफाई करेगा, जिस कॉलेज इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ रहे हो वहां से वेरीफाई करेगा कि ये बच्चा आपके पास इनरोल्ड है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई फर्जी डिग्री लेके मेरे पास आ गया है। तो वो सारा चीज जो है आपका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी उस चीज को फर्दर चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड बैंक प्रीव्यू, मतलब आपको लोन तो बैंक दे रही है, तो फिर जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है और बैंक जो है वो उस चीज को फिर से रिव्यू करेगा, देखेगा। आफ्टर अ सक्सेसफुल TPA रिपोर्ट, मतलब जो हमारा थर्ड पार्टी क्या वेरिफिकेशन एजेंसी है वो क्या करेगा, उसका रिपोर्ट आएगा कब, विद इन 15 डेज। जो TPA है वो अपना रिपोर्ट कब देता है, 15 दिन के अंदर वो फाइनल रिपोर्ट अपना देता है। उसके बाद क्या है, द असिस्टेंट मैनेजर फॉरवर्ड्स द एप्लीकेशन टू नॉमिनेटेड ऑफिसर फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब शिक्षा विभाग के द्वारा जो ऑफिसर इसके लिए नॉमिनेटेड होते हैं लोन पर्पस के लिए, उसको वो एप्लीकेशन फॉर्म को फॉरवर्ड कर देता है। कौन, TPA, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देता है तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को। फिर क्या होगा, द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर देन फॉरवर्ड्स द अप्रूव्ड एप्लीकेशन टू कंसर्न्ड बैंक। आपने जिस बैंक का ये लिया था लोन है, उस कंसर्न्ड बैंक को एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉरवर्ड कर देगा आपका लोन एप्लीकेशन। फिर क्या होगा, बैंक सेक्शन। अब जब बैंक के पास आपका लोन का एप्लीकेशन आ गया तो बैंक आपको पैसा सेक्शन करेगी, पैसा देगी, है ना। तो आपको नहीं, वो पैसा आपके कॉलेज के अकाउंट में आएगा, ठीक है, बट वो सेक्शन तो आपकी बैंक करेगी। द बैंक कन्फर्म्स द सेक्शन ऑफ एजुकेशन लोन टू द DRCC। बैंक क्या करेगी कि लोन सेक्शन हो गया है इनका, ऐसा कंफर्मेशन मेल देगी या कंफर्म करेगी किसको, DRCC ऑफिस को। और उसके बाद उसमें क्या है, जो लोन जो सेक्शन होता है ना, मान लीजिए आपका कितना टोटल लोन अमाउंट है, मैक्सिमम 4 लाख का। अगर आपका जो कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर था वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ही है, तो वो जो DRCC का जो अपना बैंक है ना, वो बैंक डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में देगा, ठीक है। और अगर आपका जैसे, और बाकी आपको अगर जैसे 1 लाख अमाउंट अगर आपको और चाहिए, जैसे लैपटॉप के लिए, बुक्स वगैरह के लिए, तो वो बाकी का बचा हुआ एक पैसा जो है, अगर आपका कंसर्न होगा कि वो मुझे चाहिए, तो वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। और अगर आपका कॉलेज का फीस मान लीजिए कहीं फी स्ट्रक्चर 4 लाख से ज्यादा होगा, तो 4 लाख का आपका पूरा अमाउंट जो है वो कॉलेज के अकाउंट में आएगा, और बाकी 4 लाख से ज्यादा का जो अमाउंट होगा वो आपको कॉलेज को पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज यहां पे एक पॉइंट था। और क्या है, द बैंक मस्ट अपलोड द सेक्शन लेटर टू द पोर्टल विद इन 15 डेज। जो बैंक है ना वो 15 दिन के अंदर आपका सेक्शन लेटर जो है सो वो अपलोड कर देगा पोर्टल के ऊपर। और द बैंक विल आल्सो सेंड SMS टू यू इन्फॉर्मिंग यू द सेक्शन। बैंक जो है सो सेक्शन के लिए आपको भी एक कंफर्मेशन SMS सेंड करती है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सेक्शन लेटर जो है, मतलब लेटर ऑफ सेक्शन ऑफ एजुकेशन लोन,
ये ऐसा उसका कुछ इंटरफेस होता है ऐसा कि उसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम ऊपर लिखा रहेगा, आपका कौन सा DRCC ऑफिस है बेगूसराय और उसका डेट, आपका नाम रहेगा और आपका सारा डिटेल्स वगैरह, इसमें कौन सा कॉलेज है, आपका कौन सा कोर्स है, जैसे बैचलर ऑफ फार्मेसी है, कॉलेज GM कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, तो ये सारा चीज़ जो है सो आपका डिटेल्स दिया रहेगा। और उसके बाद जो आपका सैंक्शन होता है ना पैसा, उसका पूरा डिटेल आपको मिलता रहेगा, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। 4 ईयर का आपका कोर्स था, जो फीस स्ट्रक्चर था उसमें कौन क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड था, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड था। तो अब देखिए ये जो स्टूडेंट था ना, उसमें डेट भी बिल्कुल मेंशन रहता है कि जो आपका फर्स्ट ईयर का फीस है वो कॉलेज को कब मिलेगा। जैसे 30 अप्रैल 2024 को आपका फर्स्ट किस्त जो है कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगा 1 लाख रुपए। जैसे फिर आपका सेकेंड ईयर का फीस है वो 5 जनवरी 2025 को कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और क्या है, थर्ड ईयर का ड्यू 5 जनवरी 2026 को, और फोर्थ ईयर का ड्यू आपका 5 जनवरी 2027 को। इस डेट में जो है बच्चे का फीस कॉलेज के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए ये वाला जो आपका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का जो पैसा है, फीस जो आपका है, वो तभी आपको मिलेगा कॉलेज को जब आप अपना मार्कशीट जो है आपका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड करेंगे, तो फिर सेकेंड ईयर का आपका पैसा मिलेगा। सेकेंड ईयर का मार्कशीट अपलोड करेंगे फिर थर्ड ईयर का, और फिर इसी तरह से थर्ड ईयर का अपलोड करने के बाद फोर्थ ईयर का आपको पैसा मिलता है। तो ये एक प्रोसीजर से चलता है ऐसे। और उसके बाद क्या है हमारा साइन वगैरह सेम, नीचे असिस्टेंट मैनेजर का और स्टूडेंट का साइन, तो ये और उसके स्टूडेंट के गार्जियन का साइन उस पर सेक्शन लेटर पे किया हुआ रहता है। ठीक है, फिर आगे क्या है हमारा डिसबर्समेंट, मतलब जो हमारा कलेक्ट क्रेडिट कार्ड और क्या सेक्शन लेटर, जो आपका सेक्शन लेटर है और जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो आपको कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे, उसका क्या प्रोसीजर है। यू विल रिसीव एन SMS एंड ईमेल फ्रॉम DRCC। आपको जो है DRCC के द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और मेल ID पे आपको मैसेज आएगा। उसमें क्या है, डेट टू कलेक्ट योर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है वो आपको किस डेट में कलेक्ट करना है, द बैंक सेक्शन लेटर, और बैंक का सेक्शन लेटर किस डेट में कलेक्ट करना है, इसके रिगार्डिंग आपको आपके DRCC से एक SMS आ जाएगा। और फिर क्या है, विजिट द DRCC ऑन द डेट, मतलब जिस डेट में आपको DRCC बुलाया जाएगा आप DRCC जाओगे और क्या होगा, टू कलेक्ट दीज डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या वहां पे आपको मिल जाएगा, आपका सेक्शन लेटर और आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, आल्सो कैरी 100 रुपीज स्टाम्प। जब आप ये चीज लाने जाओगे DRCC ऑफिस में तो आपको अपने साथ एक 100 रुपए का स्टाम्प पेपर साथ लेके जाना होता है। पेपर ड्यूरिंग द एग्रीमेंट कंप्लीशन, मतलब उस दिन आपका फाइनल एग्रीमेंट होगा गवर्नमेंट के साथ, तो आपको 100 रुपए का एक स्टाम्प लेके जाना है अपने साथ आपके DRCC ऑफिस में। फिर उसके बाद क्या होगा कि कंप्लीट बैंक फॉर्मेलिटीज, जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी DRCC के थ्रू, उसके साथ आपका फॉर्मेलिटीज होता है वहां पे। विजिट द बैंक ऑन द गिवन डेट टू कंप्लीट एनी रिमेनिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज। जो भी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज बची होती हैं वो आपका ये बिल्कुल फाइनल स्टेप होता है कि वहां आप बैंक में सारा फॉर्मेलिटीज ये करते हो और आप जो एग्रीमेंट लेके जाते हो 100 रुपए का स्टाम्प, वो सब चीज फॉर्मेलिटीज उसी दिन वहां हो जाता है। फिर क्या है आपका लोन डिसबर्समेंट। उसमें क्या है, द बैंक विल डिस्ट्रीब्यूट द लोन अमाउंट एज पर द सेक्शन टर्म्स। जो सेक्शन का जो टर्म है कि आपको मार्कशीट अपलोड करना है और ये चीज, उस टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है बैंक आपका फीस जो है वो पेड करते जाती है। ठीक है, और फिर क्या है, द DRCC एंड दैट द डिसबर्समेंट इज कंप्लीट बैंक ऑफिशियल विल इन्फॉर्म, मतलब जो आपका फीस पेमेंट जो है वो अगर जब कंफर्म होता है तो DRCC को बैंक इन्फॉर्म कर देती है। ठीक है, और क्या होता है, ट्रैकिंग योर एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन कर देते हो, अप्लाई कर देते हो, तो फिर आप उस एप्लीकेशन का प्रोसेस ट्रैक कर सकते हो। कैसे ट्रैक करोगे, यू कैन ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस एट एनी टाइम, मतलब कभी भी आप अपना जो है एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हो। कहां से, वेबसाइट पे विजिट करके, जो हमारा वेबसाइट है ना गवर्नमेंट का, www.सातनिश्चय-युवा-उपमिशन.bihar.gov.in।
तो यहां से जाके आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। और फिर हमारा लास्ट जो है, आपको लोन मिल गया, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो फिर बारी आती है रीपेमेंट का। रीपेमेंट बोलिए या उसको हमारा रीपेमेंट है, वो कैसे आप करोगे। आपका जब कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपको पैसा वापस करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है और कैसे क्या हम लोग पैसा रिटर्न करते हैं, वो चीज के बारे में जानेंगे अब। वन रीपेमेंट डज नॉट स्टार्ट इमीडिएटली, मतलब जो हमारा रीपेमेंट का जो प्रोसीजर है वो हम लोग इमीडिएटली नहीं स्टार्ट करते हैं ना, वो तुरंत ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स आज कंप्लीट हुआ, गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि अब आप पैसा देना मुझे स्टार्ट कर दो। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोर्स कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपका जॉब लग जाए या आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए आपको एक टाइम दिया जाता है। कितना टाइम होता है वो, मतलब हमारा जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो कितने दिनों का होता है, तो 1 ईयर आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, मतलब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको 1 साल तक सरकार टाइम देगी कि आप अच्छे से सेटल हो जाओ, आप कहीं अच्छा जॉब ले लो, फिर उसके बाद जो है सो आप रीपेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। या एक तो ये है कि आपको 1 साल का टाइम मिला, या उसके बाद या एक क्या प्रोसेस है कि 6 महीना ऑफ, मतलब 6 मंथ आफ्टर गेटिंग जॉब, मतलब अगर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, आपका कैंपस प्लेसमेंट हो गया या आपको कहीं भी जॉब लग गया, आइदर गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आपका जॉब लगने के 6 मंथ के बाद जो है आपको पैसा रीपेमेंट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद और क्या चीज है, रीपेमेंट टर्म टेन्योर, मतलब जो आपका कैसे रीपेमेंट होता है। मान लीजिए अगर आपका लोन अमाउंट जो है वो 2 लाख या 2 लाख से कम है, ठीक है, 2 लाख या 2 लाख से कम आप अगर लोन लेते हो तो उस लोन का जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना होगा, अप टू 60, मतलब मैक्सिमम 60 किस्तों में, या 5 साल तक आपको जो है सो 5 साल तक में आपको वो किस्त पूरा खत्म करना है। और क्या है, अगर आपका लोन अमाउंट 2 लाख से ज्यादा और कितना 4 लाख से कम होगा, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप 2.5 लाख लिए, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख आप अगर लोन ले रहे हो, तब आपको क्या करना है कि आपका जो इंस्टॉलमेंट होगा वो, जैसे इसमें एक चीज और डाउट होता है बच्चों का कि आपको रीपेमेंट करने के टाइम पे अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया और आफ्टर 1 ईयर भी आपको जॉब नहीं मिला है, तो वो पेमेंट आपको करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए डीआरसीसी के पास जाके आपको आइदर एक लिखित या इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट आपको उसको देना होगा कि डीआरसीसी को कि मुझे अभी जॉब नहीं मिला है तो मुझे 6 मंथ के लिए और टाइम चाहिए। तो फिर अगर 6 मंथ में भी आपको जॉब नहीं मिला तो फिर उस टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए जो है आपको हर 6 मंथ पे डीआरसीसी में जाके आपको वहां पे एक एफिडेविट लगाना होगा, या आइदर उसको लिखित में, जैसे भी डीआरसीसी आपका संतुष्ट हो आपको वो चीज वहां लिख के देना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि वो आपका कोई भी इशू ना हो कि उन्हें ये ना लगे कि आप, हाँ, कोई भी लीगल इशू ना हो, इसके लिए आपको लिखित में आपको वहां पे एफिडेविट लगाना होगा कि मुझे जॉब नहीं मिला है, जब मैं जॉब करूंगा तो आपको वो पैसा रीपेमेंट तब से स्टार्ट कर दूंगा। क्या 7 साल तक आपका जो है वो कोर्स, मतलब वो किस्त चलता है। ये आपका टोटल इंस्टॉलमेंट समझ गए आप कि आपको 2 लाख तक का लोन है तो 60 इंस्टॉलमेंट, अगर 2 लाख से ज्यादा का है तो 84 इंस्टॉलमेंट तक आपको मैक्सिमम पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है। अब देखिए रीपेमेंट का क्या ये है कि जब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और बेनिफिशियरी नंबर आपका जो कॉलेज का है वो चीज़, यहाँ पे लोन कितना दिया गया है, किस मोड में है, वो सब चीज़ आपको इस इंटरफेस में दिख जाएगा। ये क्या है आपका लोन डिस्बर्समेंट पेमेंट डिटेल्स, जो डिटेल जो दिया गया है, जैसे कॉलेज को डिटेल मिल गया ना, सारा पैसा मिल गया, तो ये स्टेटस क्या है, सक्सेसफुल, सक्सेस दिखा रहा है ना कि ये सब पैसा जो है आपका 4 ईयर का उसमें कॉलेज को मिल चुका है, सक्सेस हो चुका है वो चीज। तो अब क्या होगा उसके बाद, रीपेमेंट। तो रीपेमेंट, ये देखिए ये जो आपका इंटरफेस है ना, ऐसा कब दिखेगा, जब आपका फुल्ली डिस्बर्स्ड स्टेटस डिटेल्स, ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा जब आप अपना आईडी लॉगिन करेंगे ना डीआरसीसी के वेबसाइट पे, फिर आपको यहां से ऐसा इंटरफेस एक दिख जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, रीपेमेंट, और ये है आपका पेमेंट डिटेल इंस्टॉलमेंट
1 to 9 जब आप रीपेमेंट करते हो, जब आपका किस्त बन जाता है लोन का कि आपको इतना रुपए पर मंथ जमा करना है, तो जैसे एक बच्चे का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट डेट है, वो आपको पूरा बन के आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे आप 5,333 रुपीज़ का इसका मंथली इंस्टॉलमेंट बना है। ठीक है, तो और जो मतलब जो टोटल 4 लाख का लोन था इसका, तो हमारा 5,333 रुपीज़ माइनस करके बाकी का प्रिंसिपल अमाउंट इधर आपको शो करता जाएगा। और आपका इंस्टॉलमेंट डेट जैसे इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 दिसंबर 2026 का है। और फिर उसके बाद क्या है कि जैसे देखिए सेम वही फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो जो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट होगा ना वो हमेशा प्रिंसिपल में माइनस होता जाएगा। पहला हमारा कितना था, 4 लाख का अमाउंट था, है ना, तो 4 लाख से हमारा जो 5,333 रुपीज़ माइनस हुआ, तो ये अमाउंट प्रिंसिपल हो गया। फिर से सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे दिए, तो ये हमारा जो है सो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बनता जाएगा। तो जो हमारा मंथली अमाउंट है जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते जाएंगे, बैंक को पे करते जाएंगे, वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस होता जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इंस्टॉलमेंट डेट जैसे आप देख सकते हैं कि 1 दिसंबर 2026, 1 जनवरी 2027, 1 फरवरी, तो ये हर मंथ के फर्स्ट डेट को आपको पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना है। ठीक है, और इस तरह से आप टोटल देखेंगे इसमें कि ये आप देखेंगे जब आप इंटरफेस खोलेंगे रीपेमेंट के लिए, तो वहां पे आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा सबसे ऊपर में, तो वहां पे आपको लिखा मिलेगा एंटर योर अमाउंट टू पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए आपका इंस्टॉलमेंट कितना था 5,333, तो आप वो रुपए वहां पे अमाउंट इंटर करेंगे और यहाँ साइड में आपको पे का ऑप्शन मिलेगा। फिर आप वहां पे जाएंगे, आपको ऑप्शन वहां पे ओपन हो जाएगा, आइदर फोन पे, पेटीएम या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जहां से भी आपको पेमेंट करना होगा, फिर आप वहां से उस पेमेंट ऑप्शन पे जाके पे कर सकते हैं आपका लोन अमाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सेम वही चीज है कि यहां साइड में जब आप अपना पहला पेमेंट कर देते, जैसे अभी इस बच्चे ने पेमेंट नहीं किया है, तो ये सारा पेमेंट स्टेटस जो है आपको एन दिख रहा है ना, तो जब आप जो भी किस्त जो है, जो आपका इंस्टॉलमेंट जो है, जब आप पे कर दोगे, लाइक जैसे 1 दिसंबर 2026 को इस बच्चे का पहला इंस्टॉलमेंट होगा, अगर ये इस पेमेंट को पे कर देता है, तो यहाँ पे नो के जगह क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा या वाई शो करेगा। और जो पेमेंट आप जैसे जैसे पेमेंट करते जाओगे, तो वो चीज आपको एन जो है वो यस होते जाएगा या वहां पे वाई लिखा हुआ आपको नजर आएगा। और सेम वही चीज है, ये सारे आपको जो है सो इंस्टॉलमेंट डिटेल्स है, सेम इसका किस्त वही 5,333 रुपीज का है, और वो आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट्स हैं उसमें माइनस होते चला जाता है। और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ आता है कि जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट जीरो हो जाए। प्रिंसिपल अमाउंट कब जीरो हो जाएगा, जब आपका मतलब 4 लाख रुपए आप पेमेंट कर दिए। देखिए लास्ट हमारा जो ये अमाउंट बच गया कितना, 5,358 रुपीज। जब आप वो अमाउंट, ये कौन सा किस्त है आपका, 74th किस्त, जब आप 75th किस्त जमा करते हो सरकार को, कब उस बच्चे का जमा होगा 75th किस्त, 1 फरवरी 2033। जब 1 फरवरी 2033 को वो बच्चा ये बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट कितना 5,358 रुपीज सरकार को पे कर देता है, तो फाइनली ये ऊपर वाला जो पेमेंट स्टेटस सारा है वो वाई हो जाएगा या यस हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका 76th जो इंस्टॉलमेंट है, कहां से 76th से लेके उसका 84th तक, ये वाला जो पूरा इंस्टॉलमेंट्स है वो पूरा उसका क्या है, प्रिंसिपल तो खत्म हो गया, तो जो उस पे इंटरेस्ट लगा है लड़कों पे 4% और लड़कियों पे और ट्रांसजेंडर और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज पे 1%, वो वाला जो अमाउंट होगा वो उसके प्रिंसिपल अमाउंट के बाद उसका इंटरेस्ट वाला अमाउंट वहां पे लगता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहां तक हमारा क्या है कि रीपेमेंट का पूरा प्रोसीजर डन, हमने अपना लोन का पूरा अमाउंट और उसका इंटरेस्ट का पूरा अमाउंट हमने पे कर दिया, मतलब अबाउट 84 इंस्टॉलमेंट्स में।
फिर क्या है हमारा, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक बार ओवरव्यू के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। हु इज एलिजिबल फॉर बीएससीसी, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, रेसिडेंट ऑफ बिहार, आप बिहार के अस्थायी नागरिक होने चाहिए। और क्या है, मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th, मतलब आपको जो है सो क्लास 12th मिनिमम पास होना चाहिए। और इक्विवेलेंट, मतलब जो डिप्लोमा कोर्सेज भी बहुत होते हैं जो क्लास 12th के इक्विवेलेंट होते हैं, तो आप या आइदर की आप डिप्लोमा कर लो या आइदर की आपका क्लास 12th है, तो उसके बाद ही आप बीएससीसी स्कीम के लिए एलिजिबल होगे। और उसके बाद एज का भी है कि अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए लोन चाहिए तो 25 ईयर्स आपका एज होना चाहिए मैक्सिमम, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड टेकन एडमिशन इन रिकॉग्नाइज्ड हायर टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज, मतलब वैसे कोर्सेज में ही आपको पैसा या लोन मिलेगा जो इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं या मान्यता प्राप्त हैं, कि वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अबाउट 40+ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको बीएससीसी स्कीम के तहत लोन मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और क्या क्वेश्चन बच्चों के मन में होता है, इज कोलेट्रल गारंटर रिक्वायर्ड, मतलब मान लीजिए हम लोग जब कभी बैंक वगैरह से लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं या गोल्ड लोन लेते हैं, उसमें क्या होता है, एक कोलेट्रल या गारंटर जो है सो रिक्वायर्ड होता है ना। अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हो तो आपको बैंक बोलता है जमीन का कागज ला के दीजिए या ऐसा कुछ, बट इस लोन सिस्टम में जो बीएससीसी वाला जो सिस्टम है उसमें किसी भी कोलेट्रल या गारंटर का जो है सो रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं। उसमें जो आपका गवर्नमेंट है, जो बिहार गवर्नमेंट है, वही आपका एक तरह से मतलब बैकबोन सपोर्ट या गारंटर के रूप में इस स्कीम में काम करता है, मतलब कोई भी कोलेट्रल जो है इसमें जरूरी नहीं है। ठीक है, और एक बच्चों के मन में क्या डाउट होता है मेन, कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको क्या इंटरेस्ट रेट है आपका और किन किन लोगों को इसमें कंसेशन कैसे मिलता है। तो नॉर्मल जो रेट है वो कितना है, 4% पर एनम, और फॉर गर्ल्स, लड़कियां, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए कितना है वो इंटरेस्ट रेट, बस ओनली 1% पर एनम। ठीक है, और ये हमारा लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से ये इंटरेस्ट रेट बिहार गवर्नमेंट ने तय किया है। और एक क्वेश्चन जो हमारे जो बच्चों के मन में हमेशा होता है, व्हेन डू आई स्टार्ट रीपेमेंट, मतलब जो हमारा रीपेमेंट है वो हमें कब स्टार्ट करना है या कब करना चाहिए। तो अगर आपका लोन 2 लाख से कम अमाउंट का है या 2 लाख तक अमाउंट का है तो आपको 60 EMI में आपको वो पेमेंट करना होगा, या अगर आपका लोन अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है, 4 लाख से कम है, मैक्सिमम 4 लाख ही होता है, तो आपको जो है सो अप टू 84 EMIs में आपको आपका लोन रीपेमेंट कर देना है। ठीक है, और क्या है, एक और क्वेश्चन बच्चों के मन में हमेशा रहता है कि इज DRCC विजिट मैंडेटरी आफ्टर ऑनलाइन अप्लाई, कि अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया लोन के लिए तो उसके बाद DRCC ऑफिस जाना अनिवार्य है क्या? बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि मैंने आपको प्रोसीजर में बताया था ना स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, कि पहला तो स्टेज था कि आपने अपना प्रोफाइल बनाया, दूसरे स्टेज में क्या था, आपने अप्लाई किया ऑनलाइन, सॉफ्ट कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स का अपलोड किया, और थर्ड स्टेज में क्या था कि आपको DRCC में जाके आपका जो डॉक्यूमेंट्स था उसको वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि यस, विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, मतलब आपको DRCC ऑफिस जाना ही पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद क्या है, हाउ आर फंड्स डिस्बर्स्ड, मतलब फंड जो है सो वो डिस्पर्स कैसे होता है। तो आफ्टर सेक्शन, जब बैंक आपका लोन अमाउंट सेक्शन कर देता है तो डिस्बर्समेंट एज पर बैंक रूल के हिसाब से वो मोस्टली डिस्पर्स्ड होता है डायरेक्टली टू इंस्टीट्यूशन अकाउंट एज पर फीस शेड्यूल के हिसाब से बैंक के अकाउंट, कॉलेज के अकाउंट में वो आ जाता है। बट एक चीज आपको और इसमें है कि अगर आपका फी स्ट्रक्चर 4 लाख से कम है, मतलब कॉलेज की फीस अगर आपकी 2.5 लाख है तो 2.5 लाख ही कॉलेज के अकाउंट में आएगा, और बाकी का अमाउंट अगर आप चाहो, अगर आपका कंसर्न हो, जैसे लैपटॉप्स लेना है, बुक्स लेना है, या इधर कुछ भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीजें चाहिए, तो उस चीज के लिए जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो आपके अकाउंट में गवर्नमेंट दे सकती है। ठीक है,
और एक चीज और इसमें आपको देखना है कि जो मैंने आपको बताया था कि आइदर आपको कोई दूसरा, मतलब अगर आप ये लोन लेना चाह रहे हो बीएससीसी स्कीम के तहत, तो कोई भी दूसरा स्कॉलरशिप आपको ना मिल रहा हो उस टाइम पे, मतलब आइदर अगर आपको गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट संस्था अगर आपको कुछ लोन प्रोवाइड कर रही है, कुछ स्कॉलरशिप दे रही है, तो आपको जो है सो वो चीज़ शो करना पड़ेगा कि हमको ये प्राइवेट संस्था है या ये गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट मुझे इतना रुपए इस चीज़ के लिए दे रही है। तो वो वाला अमाउंट जो है उतना गवर्नमेंट काट के या कम करके आपको वो लोन प्रोवाइड करेगी, वो चीज़ आपको इसमें मेंशन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। और क्या है, हमारा एक और बच्चों के मन में डाउट होता है कि हाउ मच लोन कैन बी स्टूडेंट गेट, मतलब आपको कितना मैक्सिमम पैसा मिल सकता है। ये नहीं ना कि आपको जो सो आपका कोर्स का फीस 2 लाख रुपए है तो आप 10 लाख रुपए लोन ले लो, ये चीज़ तो नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए जो है सो आपको अप टू 4 lakhs फॉर पर एलिजिबल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे उनको मैक्सिमम 4 लाख रुपए जो है सो लोन इस स्कीम के तहत, बीएससीसी स्कीम के तहत मिल सकता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 4 लाख है। 4 लाख से ज्यादा अगर आपका फीस है वो आपको खुद से पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें देखिए एलिजिबल स्टूडेंट्स में ये तो मैंने आपको बता दिया था कि आपका बिहार का रेसिडेंशियल होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या है कि आपके पास बिहार से मतलब आपका 12th होना चाहिए। कुछ बच्चों का ये भी डाउट्स होता है कि अगर मैं बिहार के सीमावर्ती इलाकों में रह रहा हूँ और मेरा जो 12th है वो बाहर के किसी बोर्ड से है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको ऐसा है कि आप बिहार के अंदर में ही किसी कॉलेज से आपका 12th हो, बिहार बोर्ड से हो, आइदर सीबीएसई या ओपन स्कूल किसी से भी, आईसीएसई किसी बोर्ड से आपका 12th हो, तभी आपको जो है सो ये इस लोन का, बीएससीसी स्कीम का फायदा मिल सकता है। आइदर जो है सो इससे ज्यादा जानकारी के लिए आपको आपके डीआरसीसी ऑफिस में संपर्क करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।